3 घंटे आपको सुबह लिखने हैं, 3 घंटे शाम को लिखने हैं। 4 दिन में आपको 8 पेपर लिखने हैं। आपको रिवीजन का बहुत टाइम मिलेगा नहीं। रिजल्ट जब हो जाता है उसके बाद आप आंसर राइटिंग चालू करते हैं, तो फिर कंडीशन क्या होती है कि आपके हाथों में ऐसे गट्ठे पड़ने चालू होते हैं। ये इस तरीके से कोई सोशल मीडिया कुछ नहीं यूज करिए, कोई फोन वगैरह कुछ मत यूज करिए। 8 घंटे से 10 घंटे आप डेली पढ़िए। 4 घंटे सुबह पढ़िए, 4 घंटे शाम। सबसे अच्छा सोर्स है, आप पीवाईक्यू के ही क्वेश्चन पेपर उठाइए और उन्हीं को लिखना चालू कर दीजिए। मेरे कई सारे ऐसे दोस्त थे जिनके क्वेश्चन छूट गए और वो अनलकी रहे कि इनका मेंस में नहीं हो पाया। दोस्तों, अभी हमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास, यहाँ पर इस समय यूपीपीएससी 2024 का इंटरव्यू चला है। सर इंटरव्यू दे के आए हैं। इसके पहले हमने वीडियो कर लिया है, जो भी इंटरव्यू के रिगार्डिंग जानकारी होती है, क्या प्रोसेस होता है इंटरव्यू का और क्वेश्चन वगैरह क्या पूछेंगे, वो वीडियो ऑलरेडी हमने कर लिया है। आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। आपको कंप्लीट जानकारी हो जाएगी कि यूपीपीएससी में इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होता है। फिलहाल आप लोग के बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि यूपीपीएससी के मेंस से रिलेटेड वीडियो करिए, क्या सोर्स होना चाहिए, क्योंकि आप लोग को कंफ्यूजन थी कि पेपर 1 से लेकर 6 तक क्या पढ़े। सर से हम डिटेल में जानने वाले हैं कि पेपर 1 से 6 तक का, साथ में हिंदी और ऐसे वाला जो पेपर होता है, सब कुछ आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सर हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं जो कि लगातार मैसेज कर रहे हैं कि यूपीपीसीएस मेंस की तैयारी कैसे करें, क्योंकि उनको लगता है कि प्रीलिम्स की तैयारी लगातार हो रही है, इस तरीके से एग्जाम लग रहे हैं, लेकिन मेंस की ओवरऑल तैयारी कैसे करें, क्या सोर्स होना चाहिए पेपर वाइज, आप बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो विवांशु भाई आपको बहुत बहुत थैंक यू है कि आप इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी वीडियो से काफी ज्यादा अवेयरनेस मिलती है, जिसका लाभ मुझे भी मिला, कैसे आना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आपने जैसा पूछा कि मेंस के लिए क्या करना है, तो मेंस में आप प्रक्रिया समझिए। पहले 4 दिन में आपको 8 पेपर लिखने हैं। आपको रिवीजन का बहुत टाइम मिलेगा नहीं, तो 3 घंटे आपको सुबह लिखने हैं, 3 घंटे शाम को लिखने हैं। तो अगर इसको आप 4 दिन तक ले गए तो 24 घंटे हो गए। 4 दिन में आपको 24 घंटे लगातार आपको लिखना है। इसका अगर आपको अभ्यास पहले से होगा तभी आप लिख पाएंगे। तो मैंने क्या किया था, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे 2023 से लेकर के 2021 तक, मैंने 3 साल के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि ये नए पैटर्न पे थे, फिर उसके बाद उनके क्वेश्चंस मैंने मॉडल आंसर बनाए और उसको मैंने लिखा भी, हर पेपर को मैंने लिखा भी। तो मैंने मोटा माटी देख लिया कि कहाँ पे क्या क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, कितना डिमांड कर रहा है आयोग अपने क्वेश्चन पेपर में, तो वो वहां से आइडिया हो जाएगा और राइटिंग प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। राइटिंग प्रैक्टिस पे मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आपका पेपर कंप्लीट होगा तो आप एक एडवांटेज पोजीशन में रहेंगे। क्वेश्चन छूट जाता है। हाँ, मेरे कई सारे ऐसे दोस्त थे जिनके क्वेश्चन छूट गए और वो अनलकी रहे कि इनका मेंस में नहीं हो पाया। तो अगर आपके पूरे पेपर आपके कंप्लीट हो रहे हैं, रेलेवेंट आप लिख रहे हैं, क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना है, वो आपको माइंड मेकअप में होना चाहिए। कि अगर आपको जो क्वेश्चन पूछा है, इंट्रो आपका डायरेक्ट होना चाहिए। अगर आपको गुड गवर्नेंस से पूछा है तो आपको पॉलिटी का इतिहास नहीं बताना है, आपको सीधे गुड गवर्नेंस के बारे में बात करनी है। अगर कोई इंडेक्स है, कोई रिपोर्ट है, उसे शुरू करिए और गुड गवर्नेंस के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको आपने उसमें इंट्रो में बता दिया। फिर उसके बाद मेन बॉडी में अगर आप आएंगे तो गुड गवर्नेंस के बारे में आप बताना चालू करिए, क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है और क्या क्या होना चाहिए, उसके एग्जाम्पल वगैरह आप डालते रहिए। जहां जहां संभव वहां वहां एग्जाम्पल आप डालिए। और उसके बाद फिर आप एक इम्प्लीसिट डिमांड या इनडायरेक्ट डिमांड कह सकते हैं, चैलेंजेस, लिमिटेशन, कंस्ट्रेंट, आप अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग हेडिंग डालिए उसकी। तो चैलेंजेस वगैरह जो होंगे उसके 4-5 चैलेंजेस आप वन लाइनर लिख सकते हैं। यहाँ भी अगर आपको एग्जाम्पल मिल रहा है तो डाल दीजिए। और कहीं स्टार्टिंग में आप कोशिश करिए वे फॉरवर्ड भी लिख लीजिए और कंक्लूड करिए एक अच्छे रिमार्क पर कि गुड गवर्नेंस में क्या क्या इंप्रूवमेंट अभी हो रही है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तहत समझाया और यही आपको 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन तक करना है। अगर आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस से कंपेयर कर रहे होंगे तो यूपीपीसीएस में थोड़ा सा राइटिंग के लिए स्पेस कम होता है इन कंपैरिजन टू यूपीएससी। तो इसको भी आपको माइंड मेकअप में रखना है कि आपको 3 लाइन में अपना इंट्रो लिख दिया और 5-6 पॉइंट आपने मेन बॉडी में लिखे और उसके बाद चैलेंजेस लिखे, फिर वे फॉरवर्ड लिखे। तो आपको टोटल मिला करके आपके अगर 6 पॉइंट उधर और जोड़ लिए वे फॉरवर्ड और चैलेंजेस में, तो 14-15 पॉइंट हो जाते हैं। 12 पॉइंट भी लिख रहे हैं तो आप सफिशियंट है। और इसको हर क्वेश्चन में, हर पेपर में आप इसको अप्लाई करिए, तो आप देखेंगे कि हाँ, आपका जो आंसर है वो एक इनरिच्ड आंसर होगा और क्वेश्चन की डिमांड को वो फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो आप उस लिखने की प्रक्रिया में आप आइए और डेली आप अगर 3-4 आंसर लिख सकते हैं, सबसे अच्छा सोर्स है, आप पीवाईक्यू के ही क्वेश्चन पेपर उठाइए और उन्हीं को लिखना चालू कर दीजिए। वही सबसे अच्छा सोर्स होंगे। और चैट जीपीटी वगैरह है जो एआई के मदद से आप अपने मॉडल आंसर को देख सकते हैं, आप क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे हैं, तो एक आपको एक मोटा मोटी आइडिया भी मिल जाएगा। स्टार्टिंग जैसे आपने बताया कि आपको 2-3 आंसर डेली लिखना चाहिए, लेकिन जो सबसे स्टार्टिंग वाला पेज होता है
जहाँ से छात्र तैयारी करना तो स्टार्ट कर देता है, जब लिखने की बारी आती है तो शायद उसके दिमाग मतलब काम करना बंद कर देता है, क्या चीज लिखे। पढ़ा तो बहुत कुछ होता है, लेकिन उसको क्वेश्चन को जो है उसका आंसर देना काफी जो है वो होता है कि किस फॉर्मेट में दे। तो स्टार्टिंग कैसे करें उसके बारे में तो देखिए, बेसिक आप कर लीजिए, इसको आप 3 महीने का प्रोसेस रखिए। बेसिक में आपने एनसीईआरटी जो पढ़नी है, 8-10 एनसीईआरटी जो पढ़नी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा भी अगर आपके पास समय है पढ़ने के लिए तो आप उनको पढ़ लीजिए। फिर 7 जो एडवांस बुक है वो पढ़ लीजिए, और ये 3 महीने में आप एक रीडिंग कंप्लीट दे जाइए। तो आप इस कंडीशन में होंगे कि आप जो भी क्वेश्चन का जो डिमांड है उसका आप 30 से 40% भी अगर आप एड्रेस कर पा रहे हैं तो बहुत बेटर पोजीशन में है। और अगर आप 3 महीने के बाद आंसर राइटिंग अगर चालू कर लेते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन लोग कर नहीं पाते हैं और उसको पोस्टपोन करते रहते हैं। तो एक स्टेज आता है कि जब आपका मेंस का रिजल्ट जब हो जाता है उसके बाद आप आंसर राइटिंग चालू करते हैं, तो फिर कंडीशन क्या होती है कि आपके हाथों में ऐसे गट्ठे पड़ने चालू होते हैं, ये इस तरीके से। तो पहले से लिखे रहेंगे, आप हर चीज के लिए अभ्यस्त हो जाएंगे, तो आपके आंसर जो है आप किसी भी सीनियर से या कहीं अगर टेस्ट सीरीज वगैरह की मदद ले रहे हैं तो उसमें आप रिव्यू के थ्रू जाइए, क्या क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, क्या कमी रह गई, क्या नहीं कमी रहेगी। ये निरंतर एक प्रक्रिया है जिसको आप इम्प्रूवमेंट के तौर पे देख सकते हैं, और इम्प्रूव करते रहिए, डे बाय डे आप इम्प्रूव करते रहिए। 8 घंटे से 10 घंटे आप डेली पढ़िए, 4 घंटे सुबह पढ़ लिए, 4 घंटे शाम। अगर आप घर पे भी रह करके पढ़ रहे हैं, 8 घंटे भी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको मतलब खुद किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। तो इस चीज पर आप फोकस करिए कि डेली आप 8 घंटे निकालिए। जैसे कि आप बता रहे थे कि आप जॉब भी करते हैं, जॉब के साथ कैसे आप इतना पढ़ाई के लिए टाइम निकालते हैं, क्योंकि पीसीएस वाला एग्जाम काफी बड़ा एग्जाम माना जाता है, काफी पढ़ाई आपको करनी पड़ती है, कैसे आप टाइम निकालते हैं? देखिए, अगर आप फ्री हैं तब तो आप 8-10 घंटे निकाल लेंगे, लेकिन अगर आप जॉब वगैरह में हैं तो आपको क्या करना होगा कि आपको टाइम कहीं ना कहीं से आपको कमाना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। तो आप एक मॉर्निंग का स्लॉट आप रख सकते हैं। आप सुबह 4 बजे उठिए, 4 से 8 बजे तक आप स्लॉट रखिए, 8 बजे के बाद आप रेडी होइए, ऑफिस चले जाइए। ऑफिस में कोशिश करिए कि अपना सर्कल बहुत लिमिटेड रखिए, और उसके बाद वहां पर जो समय आपको मिल जाए उस समय में अगर आप 1 से 2 घंटे भी अगर आप निकाल ले जा रहे हैं लंच और ये सब में, तो वो भी आपका ठीक समय हो जाएगा। फिर आप लौट करके आइए, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लीजिए, चाय कॉफी वगैरह पीजिए, कोई सोशल मीडिया कुछ नहीं यूज करिए, कोई फोन वगैरह कुछ मत यूज करिए। आप मान लीजिए 6 बजे घर आ जा रहे हैं और चाय पानी पीने के बाद 7 बज गए, 7 बजे से आप एक रीडिंग लगा लीजिए 9:30 बजे तक का, 2-2.5 घंटे की अगर आपकी उधर रीडिंग हो गई तो आप क्या है 5 से 6 घंटे आप निकाल ले रहे हैं। ये तो हो गया वर्किंग डे का। फिर सैटरडे और संडे को आपको जो टाइम मिल रहा है तो उसमें आपको ज्यादा टाइम मिल सकता है, तो उस 6 घंटे की जगह पे आप उसको 10 घंटे कर लीजिए। तो जब जो आपको टाइम उधर थोड़ा कम मिला है वीकडेज में, उससे आप उसको मैनेज कर सकते हैं। एक सर थे, उन्होंने बहुत अच्छा बताया था स्टार्टिंग में ही कि आप सर्कल को अपने बहुत लिमिटेड रखिए। बहुत छोटी छोटी चीजों पर उन्होंने फोकस किया था कि आप अगर जूते भी रखिए तो लेसेस वाले मत रखिए कि आपने सीधे बांधना ना पड़े। आप सर्कल कम रखेंगे तो आपके टाइम बचने की बड़ी संभावना हो जाती है। तो टाइम आपको बचाना है, टाइम आपको कमाना है, और यही प्रक्रिया है। सबके साथ आपका कंपटीशन है, और एक आपका कंपटीशन खुद आपके साथ है। तो आप अपने कंपटीशन में अगर आप पास हो रहे हैं तो आप इस एग्जाम में भी पास हो जाएंगे। जैसे कि यूपीपीसीएस में जो पहला पेपर होता है वो आपका हिंदी का होता है, तो हिंदी के लिए कौन सा बुक पढ़ें, क्या सोर्स फॉलो करें उसमें? मैंने उसके लिए एक बेसिक सोर्स आदित्य पब्लिकेशन की व्हाइट वाली बुक आती है, शिल्पी पब्लिकेशन नाम है उसका, तो उसको रेफर किया था। और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं तो वो रेफर कर लिए थे। और तो पीवाईक्यू आता है, आदित्य पब्लिकेशन। हाँ हाँ, दोनों, एक छोटी बुकलेट होती है और आदित्य एक बुक होती है। तो आप देख लीजिए क्या क्या पूछा जा रहा है, क्या सिलेबस है, और वहां से आप कंप्लीट कर लीजिए उसको। उसके बाद एसए वाला जो आता है, हाँ, एसए के लिए क्या चीज करते हैं? पहले एसए मैं इंग्लिश में लिखता था, मेरा पेपर भी एसए मतलब सारे में इंग्लिश में लिखता था। लेकिन इस बार मैंने क्या किया है कि मैंने एसए को जो है हिंदी में लिखा है। तो हिंदी में अगर आपकी कमांड अच्छी है तो आप ये चीज इंप्रूव कर सकते हैं, ये चीज आप अपने में भी इनकलकेट कर सकते हैं, और हिंदी में अगर लिख सकते हैं तो लिखिए। मेरा ये अपना पर्सनल सुझाव है, आप इस पर आप खुद विचार करें क्या करना है। कोई सोर्स इसके लिए? सोर्स आप टॉपर्स के वो देख सकते हैं, क्या ऐसे कैसे वो लिख रहे हैं, पर्टिकुलरली जो जो टॉपिक आपको पूछे। देखिए 3 एरिया से पूछे जाते हैं, इन्वायरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, और एक सोशल कॉज कोई होगा उससे। तो इन तीनों आपको एरिया बता दिए गए हैं। इन तीनों एरिया पे आप अच्छा कमांड रखिए, उसमें अच्छे अच्छे एग्जाम्पल डालिए, क्या अभी देश दुनिया में चल रहा है। एक प्रभावशाली भाषा आप रखिए, सिंपल और सरल और प्रभावशाली भाषा रखिए, जिससे एग्जामिनर अगर आपके एस्से को पढ़ता है तो उससे एक अच्छा उसको प्रभाव जाए। GS1 का जो पार्ट आता है उसके बारे में बताएं, GS1 के लिए क्या चीजें कर सकते हैं? देखो, GS1 के लिए कोई अलग से सोर्स नहीं पढ़ना है। आप एक इंटीग्रेटेड अगर तैयारी करते हैं तो इंटीग्रेटेड तैयारी से क्या होगा कि आपने जो बेसिक सोर्स रखे हैं वही सोर्स, और उसके बाद आप
प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन उठा रहे हैं उसको आप जब लिखेंगे खुद से, और अगर कोई टेस्ट सीरीज वगैरह की कहीं के आपके क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं, आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेल्फ इवैल्यूएशन इज द बेस्ट इवैल्यूएशन, ठीक है। तो आप खुद से भी उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपका इनरिचमेंट कितना है, आप अभी कितने लेवल पे हैं। आप 30-40% के लेवल पे हैं कि आप 50+ के लेवल पे हैं, और आपको 50% ही जो है आपको नंबर लाने हैं। तो इस तरीके से आप अगर प्रिपेयर करते हैं, बेसिक तो मैं पीवाईक्यू को ही रेफर करूंगा, तो आप पीवाईक्यू के थ्रू जाइए। 2-3-4 में भी वही सब कुछ है, और अगर आप उसको करंट से जितना आप जोड़ पाते हैं, क्या अभी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में चल रहा है, उससे अगर आप जोड़ पाते हैं, तो एक आपका जो आंसर होगा वो ये दिखाएगा एग्जामिनर को कि इस बच्चे को अभी देश दुनिया में जो चल रहा है उसको पता है ना। अगर कोई क्वेश्चन आ गया है किसी भी एरिया से, अगर क्लाइमेट चेंज से आया है तो क्लाइमेट की अभी क्या क्या समिट हो रही है, इंडिया क्या क्या उसमें काम कर रहा है, सोलर एनर्जी के अगर क्वेश्चन आ गया तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, सोलर रूफटॉप क्या है, और रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट क्या है, ये सब चीजें आप कनेक्ट करिए तो आपका आंसर अच्छा होता चला जाएगा। देखिए, ये निरंतर प्रक्रिया, निरंतर प्रयास का ही परिणाम होता है कि आपका आंसर अच्छा हो पाता है। तो आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए। 1-2 दिन आपका बीच में गैप होगा तो चलेगा, लेकिन आप इस प्रक्रिया में लगातार आप बने रहिए। एथिक्स के लिए काफी कंफ्यूज रहते हैं छात्र की एथिक्स के लिए कौन सा सोर्स पढ़े, मतलब कौन सी बुक या नोट्स वगैरह कौन। एथिक्स में एक बुक थी लेक्सिकॉन, वो मैंने पढ़ी थी, तो उस समय उससे ज्यादा मुझे कुछ इनरिचमेंट मिला नहीं। तो मैंने क्या किया था कि मैं एथिक्स, थोड़ा मेरा स्ट्रांग एरिया एथिक्स रहा है, क्योंकि एक उसका दूसरा कारण है वो मुझे पता है। तो एथिक्स के जो भी कीवर्ड्स वगैरह हैं वो आप कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद एक सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं, जो रिलीजियस फिलॉसफी है उस फिलॉसफी के जो मेन आपके कीवर्ड्स हैं, जैसे सिखिज्म है, सिखिज्म का क्या है, सरबत दा भला है ना, मतलब वेलफेयर ऑफ ऑल। या इस्लाम है, इस्लाम का क्या है, ब्रदरहुड है। हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म में क्या है कि आप वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, आप सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। तो ये सब जो कीवर्ड है आप ये यूज करते हैं। जैनिज्म में क्या है कि मिनिमलिज्म की बात होती है, उसमें नेचर को बहुत ज्यादा कंजर्व करने की बात होती है। बुद्धिज्म की बात क्या होती है कि वो कंपैशन और उस पर ज्यादा फोकस करता है ना, गोल्डन मीन पे फोकस करता है। कीवर्ड बहुत सारे हैं, और जो थियरीज हैं, एथिकल थियरीज हैं, उसको भी आप इंक्लूड करिए, तो उससे आप जो एथिक्स का जो आंसर होगा वो अच्छा एक आंसर हो जाएगा। पेपर 5 और 6 जो आपका इंक्लूड हुआ अभी हाल ही में 2 साल में ऐड हुए, तो क्या चीजें आपने उसके लिए पढ़ी थी, कहाँ से सोर्स इकट्ठा किया। अच्छा, पेपर 5 और 6 को बताने से पहले एथिक्स में एक चीज और है कि आप जो लोकल में जो आप एग्जांपल्स देख रहे हैं, उन एग्जांपल्स को भी इंक्लूड करिए। कहीं भी आपने देखा हॉस्पिटल में क्या चल रहा है, डॉक्टर ने किसी अच्छे तरीके से काम किया, किसी आईएएस ऑफिसर ने अच्छा काम किया, किसी सिविल सर्वेंट ने अच्छा काम किया, उसको आप कहीं नोट करते चले जाइए। एक वेबसाइट है द बेटर इंडिया, वहां पर आप देखेंगे कि वो 10 जो बेस्ट ऑफिसर्स है उनके जो काम है, उस काम को आप वहां पे इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे श्री कुलदीप नारायण सर हैं, वो एथिक्स और इंटीग्रिटी के लिए बहुत उनका एक रोल मॉडल आप मान सकते हो, वो बिहार कैडर के ऑफिसर हैं, तो उनके बारे में आप पढ़िए। तो एथिक्स और इंटीग्रिटी में आपको जो कोट करना है, तो सब लोग सत्येंद्र दुबे सर का जो नाम है वो सब लोग कोट करेंगे, लेकिन आप जब श्री कुलदीप नारायण सर का नाम कोट कर रहे हैं तो एक अलग एज आपको मिल गया, एक नया आपने दिया है, तो एग्जामिनर को भी लगेगा। या श्री विनायक महामुनि को आप कोट कर सकते हैं, 2021 बैच के वो आईएएस ऑफिसर है, नागपुर में भी पोस्टेड है, और उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है। जो 100 जल संरक्षण के जो वो प्रोजेक्ट थे उसको 100 दिन में ही उन्होंने कंप्लीट कर दिया, तो उसमें जियो टैगिंग वगैरह का भी सब कुछ था। तो ऐसे ऑफिसर्स को अगर आप कोट करते हैं तो आपको इसका फायदा मिलेगा। आप इनोवेट करिए, आप अपने आप को देखिए कि कहाँ पे आप क्या कर सकते हैं। किसी ट्रैफिक पुलिस ने अगर एम्बुलेंस को क्रॉस कराने में अगर अपनी भूमिका निभाई है, तो आप लीडरशिप को कोट कर सकते हैं वहां पे। या आप जुडिशियल जो आप उसको प्रूडेंस में को भी प्रैक्टिकल विजडम से कोट कर सकते हैं। तो आप लिंकेज आप बनाइए, कहाँ पे क्या लिंकेज करा सकते हैं। नॉलेज पे अगर कोई क्वेश्चन आया तो उसके पॉजिटिव भी लिखिए, नेगेटिव भी लिखिए। नॉलेज के पॉजिटिव को अगर लिखने के लिए बैठेंगे आप, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और ऐसे साइंटिस्ट, उनका नाम कोट करिए। और अगर आपको इसके मिसयूज के बारे में कोट करना है, तो वहीं पे आपके डॉक्टर अब्दुल कादिर खान है या ओसामा बिन लादेन है, ये भी काफी पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि वो अपनी नॉलेज को उन्होंने मिसयूज किया। या अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया कि उन्होंने अपनी नॉलेज काफी अच्छी जगह दी, और एक उन्होंने जिलेटिन बनाया, तो जिलेटिन जो बना तो वो एक न्यूक्लियर बम बनाने में या विस्फोट काम करने में यूज हो गया। जिलेटिन को अगर आप यूज कर रहे हैं माइंस वगैरह में यूज करें तो ठीक है, और उसमें यूज करें तो गलत है। पेपर 5 और 6 के लिए, पेपर 5 और 6 के लिए बेसिकली मैंने घटना चक्र की 2 बुकलेट आती है, वो मैंने सारी पढ़ डाली थी, और उसको लोकल से भी कनेक्ट किया था, क्या चीज कहाँ पे अभी चल रहा है, कहाँ पे क्या लैकिंग है। बुंदेलखंड रीजन है, मैप वगैरह बनाना है यूपी का। अगर यूपी का जो क्वेश्चन आ रहा है तो आप यूपी के मैप वगैरह वहां पे बनाइए,
और उस पर अभ्यस्त रहिए। फटाफट आप 10 सेकंड में 20 सेकंड में आप बना ले जाइए। और जो कोड करना है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया या एक्सप्रेस वेज हो गए या नदियां हो गई, उसको आप वहां रेखांकित कर लीजिए। जब आप उसको अगर वहां पर पॉइंट आउट करते हैं तो एक आपने डायग्राम भी यूज कर लिया है और उसमें फिर आपको अच्छा मार्क्स मिलने का चांस बढ़ जाएगा। मतलब घटनाचक्र पेपर 5 और 6 के लिए आपने हाँ, set करी। और एक दोस्त ने मेरे नोट्स बनाए थे, उस नोट्स को भी मैंने रेफर कर लिया था। और पीडब्ल्यू की एक बुक थी, वो भी मैंने पढ़ी थी। तो आप एक सोर्स को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं है। जैसे थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे हमारे में आ गया था कि चैती, बिरहा और कजरी के बारे में बताइए। तो ये फोक सॉन्ग हो गए, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते। तो ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट सीरीज में किया हुआ था। तो उस टेस्ट सीरीज मैंने ऐसे कोई परचेज टेस्ट सीरीज नहीं की थी, मार्केट में आपको मिल जाएगी, तो आप वहीं से भी लिख सकते हैं। तो बिरहा और इसके बारे में क्या है, जैसे मतलब ये सेपरेशन का सॉन्ग है और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी इसको गाती है और इसको आप और जगह गा सकते हैं। या कजरी हो गया, तो कजरी किस पर्टिकुलर ओकेजन पे गाया जाता है, इसको महिलाएं गाती हैं। चैती का क्या है, चैती जैसे मानसून में गाया जाता है। तो ये सब चीजें अगर आप कोट कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर रीजन में ये फेमस है। ब्रज का क्वेश्चन आ गया, तो ब्रज में जो ब्रज भाषा के जो गीत हैं उसका अपना इंपॉर्टेंस है और एक रासलीला है और ये सब है। तो ये सब चीजें आप कोट करिए, क्योंकि ये पेपर 5 और 6 क्या है, वो यूपी स्पेसिफिक है। तो यूपी स्पेसिफिक अगर आप पढ़े होंगे तभी आप इन चीजों को लिख पाएंगे। पेपर 3 है, देखिए पेपर 1 क्या डिमांड करता है कि आपकी जो हिस्टोरिकल नॉलेज है, ज्योग्राफिकल नॉलेज है, वो आप पे उससे कमांड होना चाहिए। पेपर 2 में क्या है कि पेपर 2 में आपके कमेटी है, आर्टिकल है और सोशल इश्यूज से लेकर के अगर क्वेश्चन आता है तो उसको आप एनजीओ है, ये सबको कनेक्ट करिए। अगर पेपर 3 की बात आती है तो वहां पे आपको डेटा डालना होगा, क्योंकि वो इकोनॉमी का पार्ट है। डेटा कैसे, फिस्कल डेफिसिट क्या है, एफआरबीएम क्या है, उसका टारगेट क्या है, कौन सी उसके लिए कमेटी बनाई गई है और इंडिया का अभी ट्रेड डेफिसिट क्या है, टारगेट क्या है, मदर ऑफ ऑल डील्स क्या है, फादर ऑफ ऑल डील्स क्या है, इंडिया ईयू का ट्रेड क्या है, यूएस का ट्रेड क्या है और बजट क्या है, बजट में क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या स्कीम है। ये सब आप बिल्कुल आप इसको पॉइंट, फिंगर पॉइंट पे आप रखिए, फिंगर टिप पे रखिए, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेंस के बारे में इतना डिटेल में जानकारी देने के लिए। ठीक है, थैंक यू विभांशु। तो दोस्तों, आप लोग को वीडियो कैसा लगा, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना।